डॉक्टर सीमा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। क्लास BA पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री, पेपर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो है मौर्य प्रशासन। इस टॉपिक के अंतर्गत से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़ें। मौर्य साम्राज्य भारत का विशालतम साम्राज्य था और इसने पहली बार एक नए प्रकार की शासन व्यवस्था अर्थात केंद्रीभूत शासन व्यवस्था की स्थापना की। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की जो प्रक्रिया बिंबिसार से प्रारंभ हुई, वह मौर्य सम्राटों के अधीन पूर्णता को प्राप्त हुई। देश में पहली बार एक विशाल चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना हुई और जिसकी राजधानी बनने का गौरव पाटलिपुत्र को प्राप्त हुआ। राजनीतिक एकता और सुदृढ़ता के वातावरण में भौतिक एवं सांस्कृतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ। मौर्य शासन व्यवस्था का जनक चंद्रगुप्त था। वह न केवल एक महान विजेता अपितु एक उच्च कोटि का प्रशासक भी था। वह युद्ध के समय जितना स्फूर्तिवान था, शांति काल में उतना ही अधिक कर्मठ था। उसके नेतृत्व में भारतवर्ष ने सर्वप्रथम राजनीतिक केंद्रीकरण के दर्शन किए और चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। उसकी शासन व्यवस्था अद्भुत और मौलिक थी और इस शासन व्यवस्था का जो उद्देश्य था, प्रत्येक परिस्थिति में जनता का हित करना था। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था के विषय में हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका और अशोक के अभिलेखों से पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं थी: लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श, सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण, विकसित अधिकारी तंत्र, कठोर न्याय व्यवस्था, कुशल नगर प्रशासन, सुगठित गुप्तचर प्रणाली, सुविकसित राजस्व प्रशासन और विपुल जन कल्याणकारी राज्य। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त ने न केवल भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की, वरन एक ठोस, एकसार और कार्यक्षम प्रशासनिक व्यवस्था भी प्रदान की। और ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु, मित्र और प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से जिस शासन प्रणाली को प्रारंभ किया, उल्लेखनीय है कि लगभग 2000 वर्ष के उपरांत अंग्रेजों ने भी लगभग उसी शासन प्रणाली को भारत में प्रतिस्थापित किया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केंद्रीय शासन के बारे में कि मौर्य प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन किस प्रकार का था। केंद्रीय प्रशासन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजा के बारे में। आपको मालूम है कि उस समय राजतंत्रात्मक शासन थे और शासन का जो प्रधान होता था वो राजा होता था। मौर्य साम्राज्य का स्वरूप भी राजतंत्रात्मक था, तो शासन का प्रधान राजा था और राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में राजा का योग्य होना बहुत अधिक आवश्यक है। और राजा जो था वो सभी शक्तियों का स्वामी था। उसके पास सारे अधिकार थे, कार्यकारिणी संबंधी, व्यवस्थापिका संबंधी और न्यायपालिका संबंधी। वो प्रमुख और सर्वोच्च अधिकारी था। चाणक्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजा का जो शील होता है वही प्रजा का भी होता है। यदि राजा परिश्रमी और उन्नतिशील हो तो प्रजा भी उन्नतिशील हो जाती है। तो राजा जो था
उसके पास सब अधिकार थे, लेकिन वो फिर भी निरंकुश नहीं था। सारे न्याय वही करता था, लेकिन जनता के कल्याण के लिए कार्य भी करता था। राजा की दिनचर्या बहुत कठोर होती थी। वह प्रजा के हित में रत रहता था और आवश्यक कार्यों को निपटाने के लिए राजा सदैव उद्यत रहता था। इसके बाद आते हैं हम मंत्री परिषद पर। राजा की सहायता हेतु, क्योंकि मौर्य साम्राज्य अत्यंत विशाल था, अकेले राजा के लिए इतने विस्तृत साम्राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना संभव नहीं था। तो अतः उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी और इस परिषद के अंतर्गत 12 से लेकर 20 तक मंत्री होते थे। इनकी कार्यवाही अधिकतर गुप्त रखी जाती थी। इनका जो वार्षिक वेतन था वो 12,000 पण था। सलाह मशवरा करके निर्णय बहुमत के आधार पर होता था, परंतु उस परामर्श को स्वीकार करने के लिए राजा बाध्य नहीं था। यद्यपि प्राय राजा मंत्री परिषद के परामर्श के अनुकूल ही कोई कार्य करता था। मंत्री परिषद की जो बैठकें हैं वो कई मामलों में राजा को परामर्श देती थी। जैसे विपत्ति काल है, उसमें राजा द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले कार्यों को प्रारंभ करने संबंधी उपायों के विषय में, धन और कार्यकर्ताओं की संख्या के निर्धारण के विषय में, राजकार्यों के संपादन हेतु स्थान और समय निर्धारण, समस्त कार्यों को पूर्ण करने के लिए साधन जुटाना, ये सब मंत्री परिषद का कार्य हुआ करता था। दूसरा पॉइंट आता है मंत्रण। मंत्री परिषद के अतिरिक्त एक छोटी परिषद या समिति भी होती थी, जिसके सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 3 या 4 होती थी। इस उप समिति को मंत्रिण कहा जाता था। ये मंत्री एक प्रकार से अंतरंग मंत्रिमंडल के सदस्य थे, जिसमें मुख्यमंत्री या पुरोहित, सेनापति, युवराज या एकाधिक अन्य मंत्री होते थे। इनका वेतन 48,000 पण वार्षिक था। अब आते हैं विभागीय व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन का जो संगठन था वो किस प्रकार का था? शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन कई विभागों में बटा हुआ था, जिनको तीर्थ कहा जाता था। प्रत्येक विभाग का एक सर्वोच्च पदाधिकारी होता था, जिसे अमात्य कहते थे, और अमात्यों के नीचे विभिन्न उपविभागों के अधिकारी अध्यक्ष कहलाते थे। विभागों के अनुसार अमात्यों की संख्या 18 थी। वो इस प्रकार से है। पहला है मंत्री, जिसे पुरोहित भी कहते थे, और ये दोनों प्रधानमंत्री होते थे, और इस पद पर चाणक्य आसीन था। सेनापति, युवराज, समाहर्ता, सन्निधाता, प्रदेष्टा, नायक, कर्मांतिक, दंडपाल, व्यवहारिक, नागरक, दुर्गपाल, अंतपाल, आटविक, द्वारिक, आंतरवेशिक, मंत्री परिषद अध्यक्ष, ये सब मंत्री परिषद के पदाधिकारी होते थे। राज्य के अमात्यों या सर्वोच्च अधिकारियों का उल्लेख यूनानी लेखकों ने काउंसलर्स एंड एसेसर्स के रूप में किया है। अध्यक्ष जो थे वो राज्य की दूसरी श्रेणी के अधिकारी थे। स्ट्रेबो इन्हें मजिस्ट्रेट के नाम से पुकारता है और इनके कार्यों का उल्लेख भी करता है। अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार नामक अध्याय में 26 अध्यक्षों का उल्लेख आया है। कुछ अध्यक्ष इस प्रकार हैं, जैसे सीताध्यक्ष यानी कृषि विभाग, सीता क्योंकि कृषि को कहा जाता था,
तो सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष व्यापार संबंधी करों को एकत्र करने वाला, आकाराध्यक्ष खानों का प्रमुख अधिकारी, सूत्राध्यक्ष वस्त्र उद्योग, पण्याध्यक्ष बाजार पर नियंत्रण रखने वाला। इस तरह बहुत सारे अधिकारी जो थे वो अध्यक्ष की श्रेणी में आते थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे और अशोक के अभिलेखों में हमें राजुक और धर्म महामात्र नामक अन्य अधिकारियों का उल्लेख भी मिलता है। धर्म महामात्रों की नियुक्ति अशोक के द्वारा की गई थी। अपने 5वें शिलालेख में अशोक कहता है कि उनका जो कार्य है धर्म महामात्रों का, देश में सभी संप्रदायों के बीच धम्म प्रवर्तन करना और सुख शांति का संवर्धन करना था। अन्य कार्यों में अकारण दंडित व्यक्तियों को दंड से मुक्त करवाना आदि कार्य इनके थे। और जन कल्याण के लिए उसने रजुकों की नियुक्ति भी की थी। अशोक ने रजुकों को दंड और पुरस्कार प्रदान करने की स्वतंत्रता भी दी थी। ये तो था इस काल का केंद्रीय प्रशासन। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रांतीय प्रशासन के बारे में। अशोक के समय हमको 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, अवंती राष्ट्र जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, कलिंग, तौशाली, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी और मध्य देश पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य अत्यंत विशाल था, अतः संपूर्ण देश का प्रशासन सीधे पाटलिपुत्र से संचालित करना संभव नहीं था। तो प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौर्य शासकों ने अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभक्त किया था। इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था और इन चक्रों पर शासन करने के लिए साधारणतया राजवंशीय व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता था, जिन्हें कुमार कहा जाता था। और ये कुमार अपने अधीन महामात्यों की सहायता से चक्र में शासन करते थे। सम्राट का इन चक्रों पर पूर्ण नियंत्रण रहता था। तो ये जो मैंने आपको 5 प्रांत बताए ये अशोक के समय में थे। और विद्वान इतिहासकार हैं वो ऐसा कहते हैं कि 4 प्रांत तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी थे, केवल कलिंग को छोड़ करके। कलिंग क्योंकि अशोक ने जीता था, तो और मध्य देश जो था यहाँ पर राजा स्वयं शासन करता था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो ये जो प्रांत थे इनमें सुयोग्य व्यक्तियों को भी राज्यपाल बनाया जा सकता था, क्योंकि अशोक ने यवनराज तुसाफ को इसी प्रांत का राज्यपाल, सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल बनाया था। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्यपाल को 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था और प्रांतों में भी राज्यपाल की सहायता के लिए वैसा ही अधिकारी तंत्र रहा होगा जैसा कि केंद्र में था।